हे गाइस, क्या हाल है आप सभी के। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सर हमारा चैप्टर चल रहा था इंश्योरेंस क्लेम्स फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है जी। तो चलिए अब हम इसको फर्दर स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 4, जिसका नाम है सर क्लेम फॉर लॉस ऑफ फिक्स एसेट। ठीक है जी। तो अब आप क्या करें, अपने रजिस्टर में लिखें कॉन्सेप्ट नंबर 4, जिसका नाम है सर क्लेम फॉर लॉस ऑफ फिक्स एसेट। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि क्लेम फॉर लॉस ऑफ फिक्स एसेट सर होता क्या है और हमने यहाँ पे करना क्या है। अज्यूम करो सर मेरे यहाँ पे आग लग गई। ठीक है जी। और आग लगने के कारण अज्यूम करो मेरे फिक्स एसेट्स, मेरे सर फिक्स एसेट डिस्ट्रॉय हो गए। ठीक है। और ये जो फिक्स एसेट्स हैं ये मैंने सर इंश्योर करवाए हुए थे। तो अब इंश्योरेंस कंपनी वालों को इसके लिए जो मैं क्लेम फाइल करूंगा इसको बोलते हैं क्लेम फॉर लॉस ऑफ फिक्स एसेट। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। और हमने यहाँ पे सर करना क्या है, हमने इस कॉन्सेप्ट में ये क्लेम ही कैलकुलेट करना सीखना है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि क्लेम फॉर लॉस ऑफ फिक्स एसेट होता क्या है और हमने यहाँ पे करना क्या है, ये क्लेम ही कैलकुलेट करना सीखना है। तो यहाँ पे हमारी ये वाली चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। ठीक है सर। सो अब हमने यहाँ पे सर क्लेम फॉर लॉस ऑफ फिक्स एसेट कैलकुलेट करना सीखना है। और ये कैलकुलेट करने के लिए सर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना क्वेश्चंस करेंगे। और मैं आपको ये क्वेश्चन की हेल्प से ये क्लेम फॉर लॉस ऑफ फिक्स एसेट कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। ठीक है जी। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की हेल्प से हम यहाँ पे क्लेम फॉर लॉस ऑफ फिक्स एसेट सर कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है सर। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 19। तो सर ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 और सर ये रहा पूरा का पूरा इसका सोल्यूशन। तो मेरे साथ साथ इसका सोल्यूशन नोट करते रहना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 19। A fire engulfed the premises of a business of Messrs Pankaj on the morning of 1st July 2016। ठीक है जी। तो मेरा करंट ईयर है 2016 और यहाँ पे 1 जुलाई 2016 यानी कि सर 1716 है मेरी डेट ऑफ फायर। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे देखो, द बिल्डिंग इक्विपमेंट एंड स्टॉक वर डिस्ट्रॉयड एंड सैलवेज रिकॉर्डेड द फॉलोइंग। तो ये हमारे पास सर बिल्डिंग की सैलवेज है, ये इक्विपमेंट की सैलवेज है, स्टॉक की सैलवेज है। The following other information was obtained from the record saved for the period from 1st Jan to 30th June 2016। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। इसके बाद नो डेप्रीशिएशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड सिंस दिसंबर 31st 2015। ठीक है जी। द लेटेस्ट रेट ऑफ डेप्रीशिएशन इज 5% पर एनम ऑन बिल्डिंग एंड 15% पर एनम ऑन इक्विपमेंट बाय स्टेट लाइन मेथड। ठीक है जी। नॉर्मली बिजनेस मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन नेट सेल्स। You are required to prepare the statement of claim for submission to the insurance company। ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर। सो अब यहाँ पे सर इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले ये जो क्वेश्चन है, पहले मैं आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो हमारे पास सर यहाँ पे स्टॉक है, तो हमने यहाँ पे क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक कैलकुलेट करना है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सर हम अच्छे से कर लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे बिल्डिंग भी है और इक्विपमेंट भी है, ये हमारे पास सर फिक्स एसेट है। तो हमने यहाँ पे क्लेम फॉर लॉस ऑफ फिक्स एसेट भी कैलकुलेट करना सीखना है। ये है हमारा यहाँ पे मेन काम। ठीक है जी। हमने यहाँ पे क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक भी कैलकुलेट करना है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हम इजीली यहाँ पे कर लेंगे। लेकिन मेन हमारे पास काम ये है कि हमने यहाँ पे क्लेम फॉर लॉस ऑफ फिक्स एसेट सर कैलकुलेट करना सीखना है। ठीक है जी। तो चलिए अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और सोल्यूशन में अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना हम यहाँ पे क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक ही कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है जी। तो चलिए अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर। सो ये रहा सर इसका सोल्यूशन। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक कैलकुलेट करते हैं। तो सर क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। ठीक है जी। फर्स्ट स्टेप में हम स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर कैलकुलेट करते हैं। सेकंड स्टेप में सर हम लॉस कैलकुलेट करते हैं और सर थर्ड स्टेप में हम क्लेम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी। तो फर्स्ट स्टेप में हम स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है सर। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सर यहाँ पे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ फायर तक। ठीक है जी, विद द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन। और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने पे जो मेरे पास यहाँ पे बाई साइड क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस से फिगर निकल के आता है, वही होता है मेरा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर। ठीक है जी। तो ये रहा मेरे पास मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। तो चलिए अब हम यहाँ पे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर।
सो ये रहा सर हमारे पास मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। अब मेरे पास यहाँ पे देखो, ये मुझे यहाँ पे गिवन है स्टॉक इन हैंड ऑन 31 दिसंबर 2015। तो 31 दिसंबर 2015, तो सर 1 मंथ 16 के लिए, जो कि मेरा करंट ईयर है सर, मेरा करंट ईयर है 2016, तो 1 मंथ 16 के लिए ये मेरे पास बन गया ओपनिंग स्टॉक। तो मेरे पास यहाँ पे 2 ओपनिंग स्टॉक आ गया 1,50,000। ठीक है जी, ये मेरे पास ओपनिंग स्टॉक गिवन है। इसके बाद मेरे पास सर यहाँ पे देखो परचेजेस, 2 परचेजेस, इसके लिए हमारे पास वर्किंग नोट नंबर 1 है। हमारे पास यहाँ पे देखो ये परचेजेस गिवन है। इसके बाद यहाँ पे परचेजेस रिटर्न है, तो ये हमारे पास इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। तो वर्किंग नोट नंबर 1 देखो सर, हमारे पास वर्किंग नोट नंबर 1 परचेजेस 9,50,000, ये हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। और ये परचेजेस रिटर्न हम इसमें से माइनस करेंगे। तो सर मेरे पास यहाँ पे अगर परचेजेस, अब ये परचेजेस बिल्कुल हमारी एक्यूरेट अमाउंट है, इसको हम यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे। इसके बाद सर मेरे पास यहाँ पे देखो ये वेजेस गिवन है। ठीक है जी, वेजेस हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। बिल्कुल जी, वेजेस हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट में आती है, इसलिए हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। इसके बाद सर कार्टेज इनवर्ड, ये भी हमारे पास सर ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट बनता है। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम है, तो इसको हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। ठीक है जी। इसके बाद बाय सेल्स, सेल्स के लिए हमारे पास वर्किंग नोट नंबर 2 है। ये देखो सर, सेल के ऊपर मेरे पास एडजस्टमेंट है सेल रिटर्न की। तो वर्किंग नोट नंबर 2, ये रहा सर हमारा वर्किंग नोट नंबर 2। सेल्स हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे 11,50,000। इसमें से सेल रिटर्न यहाँ पे माइनस करेंगे, ये हमने माइनस कर दिया। तो ये मेरे पास आ गई सेल की बिल्कुल एक्यूरेट अमाउंट, ये हमने यहाँ पे कंसिडर कर ली। ठीक है जी। तो हमने सर ओपनिंग स्टॉक कंसिडर कर लिया, परचेजेस, वेजेस, कार्टेज इनवर्ड और सर सेल्स। तो हमने सर यहाँ तक वर्किंग कर ली। ठीक है सर। सो अब हम देखते हैं यहाँ पे सर टू ग्रॉस प्रॉफिट वर्किंग नोट नंबर 3। तो मेरे पास यहाँ पे देखो ये गिवन है, नॉर्मली बिजनेस मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन नेट सेल्स। तो ये मेरे पास जीपी रेशो गिवन है सर 25% की ऑन नेट सेल, यानी कि सर सेल्स के ऊपर मुझे यही चाहिए होती है। तो वर्किंग नोट नंबर 3 देखो, मेरे पास यहाँ पे सेल्स कितनी है सर, 11,10,000। ठीक है जी, 11,10,000 वर्किंग नोट नंबर 3 ग्रॉस प्रॉफिट। 11,10,000 इंटू 25% करूँगा, मेरे पास ये जो अमाउंट आ जाएगी ये बन जाएगी मेरे पास यहाँ पे टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे सर ओपनिंग स्टॉक लिख लिया, परचेजेस कंसिडर कर लिया सर, वेजेस, कार्टेज इनवर्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स, ये हमने यहाँ पे सारी चीज़ें कंसिडर कर ली। तो मेरे पास यहाँ पे बाई साइड क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस फिगर निकल के आ गया 2,80,000। तो यही होगा सर मेरा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर। ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे स्टेप 1 लगा दिया और हमने यहाँ पे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर कैलकुलेट कर लिया। ठीक है सर। सो अब हम यहाँ पे सर स्टेप 2 लगाते हैं और हम यहाँ पे सर लॉस कैलकुलेट करते हैं। तो ये रहा हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ लॉस। ठीक है जी। वैल्यू ऑफ स्टॉक यानी कि स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ऑन द लोकेशन ऑफ फायर मेरे पास कितना है यहाँ पे 2,80,000। ठीक है जी। इसके बाद सर ये कोर्स क्या है, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये एडिशनल डेप्रिसिएशन, इसको आप सर छोड़ दें, ये हमारे पास बिल्डिंग और इक्विपमेंट के लिए है। ठीक है जी, इसको एक बार यहाँ पे स्किप करो। ठीक है। इसके बाद सर मेरे पास यहाँ पे सैलवेज, मेरे पास यहाँ पे देखो सैलवेज स्टॉक कितना है मेरे पास, ये देखो ये कह रहा है एंड द सैलवेज रिकॉर्डेड द फॉलोइंग। तो मेरे पास स्टॉक की सैलवेज है 20,000, ये हम यहाँ से माइनस करेंगे तो मेरे पास आ गया लॉस, ये क्या मेरे पास लॉस। तो हमने सर यहाँ पे स्टेप 2 लगा दिया और हमने यहाँ पे लॉस कैलकुलेट कर लिया 2,60,000। तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। ठीक है सर। सो हमने यहाँ पे सर लॉस कैलकुलेट कर लिया। तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू ऑफ स्टॉक माइनस सैलवेज करके मेरे पास यहाँ पे लॉस आ गया। यहाँ पे देखो हमारे पास क्वेश्चन में फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो सर वैल्यू ऑफ स्टॉक माइनस सैलवेज करूँगा, मेरे पास यहाँ पे लॉस आ जाएगा। ठीक है जी, बिकॉज मेरे पास यहाँ पे फायर फाइटिंग की एक्सपेंसेस की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है सर। तो हमने यहाँ पे स्टेप 2 लगा दिया और हमने यहाँ पे लॉस कैलकुलेट कर लिया। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो हम ना स्टेप 3 नहीं लगा सकते और सर इसका क्लेम कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? हमारे पास यहाँ पे पॉलिसी अमाउंट ही गिवन नहीं है, हमारे पास सर यहाँ पे पॉलिसी अमाउंट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे स्टेप 3 नहीं लगा सकते और सर इसका क्लेम नहीं कैलकुलेट कर सकते। ठीक है जी। तो हम यहाँ तक ही काम करेंगे और हम यहाँ पे लॉस ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है सर। सो हमने यहाँ पे सर स्टॉक की वर्किंग कर ली, अब हम यहाँ पे बिल्डिंग और इक्विपमेंट की वर्किंग करते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो मुझे गिवन है बिल्डिंग वैल्यू ऑन 31 दिसंबर 2015, इक्विपमेंट वैल्यू ऑन 31 दिसंबर 2015, मुझे सर ये गिवन है इन दोनों की। ठीक है जी। इसके बाद डेप्रिसिएशन प्रोविजन टिल 31 दिसंबर 2015 ऑन बिल्डिंग के ऊपर ये है सर, इक्विपमेंट के ऊपर ये है। ठीक है। और मेरा करंट ईयर है सर 2016, मेरा करंट ईयर है 2016। इसका मतलब सर मेरे पास यहाँ पे पिछले साल की लास्ट डेट तक, तो पिछला साल मेरा कौन सा बनता है सर 2015, तो उसकी लास्ट डेट कौन सी बनती है 31 दिसंबर 2015। तो मेरे पास यहाँ पे पिछले साल की लास्ट डेट की सर वैल्यू बिल्डिंग की ये गिवन है, इक्विपमेंट की ये गिवन है। ठीक है जी। ये बिल्डिंग की है, ये इक्विपमेंट की है। ठीक है जी। इसके बाद इनके ऊपर सर डेप्रिसिएशन प्रोविजन टिल 31 दिसंबर 2015, तो यहाँ तक की सर मेरे पास डेप्रिसिएशन प्रोविजन गिवन है। ठीक है। तो ये बन जाएगी यहाँ पे इनकी कॉस्ट, सर ये बिल्डिंग की कॉस्ट है,
ये हमारे पास इक्विपमेंट की कॉस्ट है, तो हम यहाँ पे इनको कंसीडर करेंगे। हमने सर कंसीडर कर लिया। इसके बाद हम यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, ये जो हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन है ये इनमें से माइनस करेंगे। हमने सर माइनस कर दिया। मेरे पास ये बिल्डिंग की है, ये इक्विपमेंट की है। ये देखो सर 1,25,000 यहाँ पे 1,25,000 ये बिल्डिंग की है और इक्विपमेंट की 22,500 है। हमने उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे काम किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ना ये गिवन है कि ये देखो द लेटेस्ट रेट ऑफ डेप्रीशिएशन इट्स 5% पर एनम, ये सब पर एनम है यानी कि पूरे साल का ऑन बिल्डिंग, एंड 15% पर एनम ऑन इक्विपमेंट, ठीक है जी, बाय स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है सर। और यहाँ पे सर डेट ऑफ फायर क्या है, तो डेट ऑफ फायर ये देखो हमारे पास 1 जुलाई 2016 ये हमारे पास डेट ऑफ फायर है, ठीक है। तो हमने सर 31 दिसंबर तक की तो वर्किंग कर ली, 31 दिसंबर 2015 तक की तो वर्किंग कर ली। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सर 6 महीने बनते हैं। तो हम यहाँ पे ना 6 महीने का और डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे बिकॉज हमारी डेट ऑफ फायर है 1/7/2016, ठीक है सर। देखो 31 दिसंबर तक की तो हमने वर्किंग कर ली, 31 दिसंबर 2015 तक की। इसके बाद सर यहाँ पे डेट ऑफ फायर है 1 जुलाई 2016। तो सर यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास 6 महीने बनते हैं। तो 6 महीने का हम यहाँ पे एडिशनल डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे। ये रहा था वर्किंग नोट नंबर 4। देखो हमारे पास यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 4 एडिशनल डेप्रीशिएशन बिल्डिंग। हमारे पास सर बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है, ये है हमारे पास बिल्डिंग की कॉस्ट 3,75,000, ठीक है जी, इनटू मैं यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे इसका सर रेट ऑफ डेप्रीशिएशन कितना है 5%, लेकिन ये पर एनम है सर, पर एनम यानी कि पूरे साल का। तो इंटू 5% करूँगा, डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6 करूँगा, मेरे पास आ गया 6 महीने की, ठीक है जी। इसको मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा, ये मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया बिकॉज ये एडिशनल डेप्रीशिएशन है। इसके बाद मेरे पास सर यहाँ पे इक्विपमेंट के ऊपर भी देखूंगा, तो इक्विपमेंट के ऊपर मेरे पास यहाँ पे कॉस्ट क्या है सर, ये उसकी कॉस्ट है 75,000, ठीक है जी, इंटू 15%, इसका रेट है 15% और ये भी पर एनम है। तो यहाँ पे सर इंटू 15% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6 करूँगा, मेरे पास आ गया 6 महीने का। तो इसको हम यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है जी। तो हमने यहाँ तक वर्किंग कर ली, हमने सर कॉस्ट कंसिडर कर ली, इसमें से प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन माइनस कर दिया। इसके बाद सर हमने यहाँ पे एडिशनल डेप्रीशिएशन माइनस कर दिया, ठीक है जी। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे सैलवेज है सर, बिल्डिंग की सैलवेज कितनी है 4,000, इक्विपमेंट की 2,500, ये हमने यहाँ से माइनस कर दी, ठीक है जी। तो इसके बाद मेरे पास यहाँ पे लॉस आ गया, ये मेरे पास आ गया सर बिल्डिंग का, ये मेरे पास आ गया इक्विपमेंट का, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे लॉस कैलकुलेट कर लिया सर बिल्डिंग का और इक्विपमेंट का, और यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है सर। सो हमने यहाँ पे सर बिल्डिंग और इक्विपमेंट का ये लॉस कैलकुलेट कर लिया, ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पे ना एक बार ये फिर से बता देता हूँ सो डैट आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ। देखो सर मेरी बिल्डिंग और इक्विपमेंट की ये कॉस्ट है, ठीक है जी। इसके बाद हमने यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन माइनस किया और एडिशनल डेप्रीशिएशन माइनस किया, यानी कि मेरी सर डेट ऑफ फायर है 1/7/16 तक। तो हमने यहाँ तक की डेप्रीशिएशन माइनस कर दी। देखो 31 दिसंबर 2015 तक की डेप्रीशिएशन हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन है। इसके बाद सर हमने यहाँ से लेके यहाँ तक की डेप्रीशिएशन एडिशनल डेप्रीशिएशन की फॉर्म में कैलकुलेट की, तो हमने सर ये माइनस कर दी। अगर मैं आपको कहूँ हमने कॉस्ट कंसिडर की इन दोनों की, इसके बाद सर हमने प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन और एडिशनल डेप्रीशिएशन की फॉर्म में यहाँ तक की 1/7/16 तक यानी कि डेट ऑफ फायर तक की डेप्रीशिएशन यहाँ से माइनस कर दी, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद सैलवेज हमने यहाँ पे माइनस कर दी, जो कि मेरे पास सर बिल्डिंग और इक्विपमेंट यहाँ पे बच गई, जो कि जली ही नहीं है, जो कि सर फायर से इफेक्ट नहीं हुई है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे वो बिल्डिंग और वो इक्विपमेंट आ गई जो कि सर यहाँ पे फायर से इफेक्ट हुई होंगी, ठीक है जी, जो मेरे पास यहाँ पे फायर से बिल्डिंग और इक्विपमेंट का लॉस हुआ होगा, ठीक है जी, वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। अब मैंने आपको यहाँ पे दोबारा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, अब आप इसको यहाँ पे अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है सर। सो हमने यहाँ पे सर स्टॉक, बिल्डिंग और इक्विपमेंट इन सभी का यहाँ पे लॉस अच्छे से कैलकुलेट कर लिया, ठीक है जी। हम यहाँ पे इन तीनों की यही वर्किंग कर सकते हैं जिसके अकॉर्डिंगली हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है इन तीनों की, उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे यही वर्किंग कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है सर। सो यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन तो सर बिल्कुल कंप्लीट है, लेकिन आप यहाँ पे ना क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, ठीक है जी, फॉर सबमिशन टू द इंश्योरेंस कंपनी। तो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ क्लेम प्रिपेयर करनी है, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे देखो सर हम यहाँ पे क्लेम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, ना ही बिल्डिंग का, ना ही इक्विपमेंट का, या ही स्टॉक का, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे पॉलिसी अमाउंट्स ही इन तीनों की गिवन ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा है कि आपने स्टेटमेंट ऑफ क्लेम प्रिपेयर करनी है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ लॉस है ना, यही हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बन जाएगी, यही हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बन जाएगी। तो अब आप यहाँ पे क्या करें सर, ये कैलकुलेशन ऑफ लॉस इसको कटिंग करके ना यहाँ पे
स्टेटमेंट ऑफ क्लेम लिख लें, ठीक है जी। और मेरे पास यहाँ पे ये जो लॉस है ना, इसको कटिंग करके यहाँ पे क्लेम निकले। जो मैंने आपको यहाँ पे करवाया है सर कैलकुलेशन ऑफ लॉस, और ये लॉस ये बिल्कुल सही है, लॉजिकली तो यही बनता है, लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे क्या करो ना, ये कैलकुलेशन ऑफ लॉस ये कट करके यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ क्लेम कर लो, और यहाँ पे जो लॉस आया है ये सर आप कट करके हमारे पास यहाँ पे क्लेम कर लो। तो ये जो हमारे पास लॉसेज हैं ये ही हमारे पास यहाँ पे क्लेम बन जाएंगे, जो कि हम इंश्योरेंस कंपनी वालों को फाइल करेंगे। हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन में और कोई ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज ये सर लॉसेज है, ये हमारे पास क्लेम्स नहीं है। अगर हमारे पास इन सभी की पॉलिसी अमाउंट्स होती तो हम उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्लेम्स कैलकुलेट करते, बिल्कुल जी। तो मेरे पास यहाँ पे पॉलिसी अमाउंट्स नहीं है, और हमने यहाँ पे सर स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बनानी ही बनानी है, तो हम यहाँ पे यही अजम्पशन ले लेंगे कि ये जो हमारे पास लॉसेज है यही हमारे पास क्लेम्स बन जाएंगे, ठीक है जी। तो अब आप क्या करो, यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ लॉस करके यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ क्लेम कर लो, ठीक है जी। इसके बाद ये जो लॉसेज है आप इसको कट करके यहाँ पे क्लेम कर लो, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे काम हो जाएगा, और हमने यहाँ पे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी पूरी कर दी, ठीक है सर। तो अब यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है सर। सो अब यहाँ पे सर हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्लेम फॉर लॉस ऑफ फिक्स एसेट बिल्कुल कंप्लीट है। हमने इसकी सर सारी चीज़ें कर ली, और यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्लेम फॉर लॉस ऑफ फिक्स एसेट सर बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है सर। सो अब हमारे पास सर यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है इंश्योरेंस क्लेम्स फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट बिल्कुल कंप्लीट है। ये हमारा चैप्टर सर बिल्कुल कंप्लीट है, हमने इसकी सभी की सभी चीज़ें कर ली, और यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है सर इंश्योरेंस क्लेम्स फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा ये वाला चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है सर। सो अब हम यहाँ पे सर आज का लेक्चर एंड करते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अब मिलते हैं हमारे सर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है सर।